Hello everyone, today we are going to start with a very important topic of the code MPSE 001 Unit 1 Introducing Africa। इसमें हम लोग जानेंगे कि अफ्रीका में कैसे कोलोनियलिज्म आया, अफ्रीका का कल्चर कैसा था और डिफरेंट चीज़ के बारे में जानेंगे। So let's start. Africa as a continent has a rich and complex history that spans millions of years. Here simplified overview how Africa came to being. सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अफ्रीका आया कैसे। अफ्रीका का जो हिस्ट्री है वो काफ़ी रिच है, कॉम्प्लेक्स है। जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, एंशियंट सुपर कॉन्टिनेंट्स। Africa geological history dates back to the time of ancient supercontinent like Gondwana around 200 million years ago. Gondwana began to break apart, leading to the formation of modern countries, including Africa. हम लोग गोंडवाना आइलैंड्स के बारे में पढ़ें कि गोंडवाना की वजह से कैसे जो था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज ये सब के बारे में तो कैसे अलग होता है। तो वैसे ही गोंडवाना जैसे ही अलग होता है तो एक न्यू स्टेट कंट्री का फॉर्मेशन होता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन होता है और वो धीरे धीरे इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। इससे इसका स्टार्टिंग प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट से ही होता है। द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स शेप्ड अफ्रीका लैंडमास, वोल्केनिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक्स एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन फॉर्मिंग अफ्रीकाज प्रेजेंट डे ज्योग्राफी। वोल्केनिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक होता है, ड्रिफ्ट होता है कॉन्टिनेंट, जिसके वजह से हम लोग देखते हैं कि अफ्रीका का फॉर्मेशन होता है। प्री हिस्टोरिक अफ्रीका, अर्ली होमोनॉइड्स अफ्रीका इज ऑफन टर्म एज अ cradle of humankind because some of the earliest evidence of human ancestors has been found there. Species like the Astrophilistus and Homo habilis lived in Africa millions of years ago. अफ्रीका जो है एक बहुत पुराना कॉन्टिनेंट है और इसका हिस्ट्री बहुत रिच है। जब ह्यूमन काइंड का एवोल्यूशन हुआ था तभी से हम लोग देखते हैं कि उसके एंसेस्टर्स का स्पीशीज़ ये सब फाउंड हुआ है वहाँ पर। मॉडर्न ह्यूमन होमो सेपियंस फर्स्ट अपीयर इन अफ्रीका अराउंड 3 लाख years ago. From here human began to migrate and populate other parts of the world. सबसे पहले होमो सेपियंस जो मॉडर्न ह्यूमंस कहते हैं हम लोग, वो सबसे पहले कहाँ देखे गए थे? अफ्रीका में ही देखे गए थे। Ancient civilization, Egypt, one of the earliest and the most famous civilization around the northern Africa along the Nile River around 3100 BC. Ancient Egypt contributed significantly to human culture, technology and governance. इजिप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन रहा है नॉर्दर्न ईस्टर्न का, जो अफ्रीका में रहा है, इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न अफ्रीका। उसका रिवर नाइल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जो 3100 BC के अराउंड में हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब का कंट्रीब्यूशन जो है ह्यूमन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। हम लोग इजिप्ट में जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि कैसे वहाँ का ह्यूमन कल्चर था, टेक्नोलॉजी था, गवर्नेंस था, ये सब चीज़ के बारे में भी हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। नूबिया एंड कार्थरोज अदर सिग्निफिकेंट एंशिएंट अफ्रीकन सिविलाइजेशन इंक्लूडिंग द नूबिया लोकेटेड इन व्हाट इज नाउ द सूडान और कैथरेज इन मॉडर्न डे टूनिशिया। पहले जो कॉन्टिनेंट्स थे या कंट्रीज थे उसके नाम कुछ डिफरेंट थे, अब कुछ डिफरेंट है। तो पहले जो थे सूडान थे, न्यूबिया था उसको अब सूडान कहते हैं, कार्थरेज था उसको टूनिशिया कहते हैं। मिडाइवल इंडिया और एंड अर्ली मॉडर्न पीरियड्स में हम लोग क्या देखते हैं? ट्रेड एंड एम्पायर। अफ्रीका हैज़ एन होम टू मेनी पावरफुल एम्पायर्स एंड द किंगडम्स सच एज घाना, माली, सोंगानिया एम्पायर्स एंड वेस्ट अफ्रीकन एंड द ग्रेट जिम्बाब्वे सिविलाइजेशन इन द साउथ ईस्ट. These empires were known for their wealth, trade networks and cultural achievement. मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न पीरियड में हम लोग देखते हैं कि अफ्रीका ट्रेड में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है, उसका इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत अच्छा रहता है और डिफरेंट किंगडम्स का भी इमर्जेंस हम लोग देखते हैं मिडाइवल और अर्ली मॉडर्न पीरियड में, जैसे कि घाना, माली, सोंगानिया एम्पायर्स वेस्ट अफ्रीका में जो आता है, ग्रेट जिम्बाब्वे सिविलाइजेशन। तो डिफरेंट सिविलाइजेशन का इमर्जेंस हम लोग अफ्रीका में देखते हैं। Spread of Islam from 7th century onwards. Spread of Islam across North Africa into parts of sub-Saharan Africa, influencing local culture, trade and politics. हम लोग देखते हैं कि इस्लाम का भी स्प्रेड होता है 7th सेंचुरी में। वो कैसे होता है इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे, बट उससे पहले हम लोग देखते हैं colonial era. European exploitation and starting in the 15th century, European explorers began to navigate the African coast. This led to increase in interaction between Africa and Europe. क्या होता है कि यूरोप के जो लोग रहते हैं वो जाते हैं अफ्रीका में
ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कर पाए, इंट्रैक्ट कर पाएँ, जिसके वजह से एक इंट्रैक्शन हम लोग देख पाते हैं अफ्रीकन और यूरोपियंस के बीच में. Colonization by the late 13th century, European power has colonized the most of the African as a period and was often to as a scramble for Africa. This led to significant changes in African societies, economies and political structure. हम लोग एक colonization देखते हैं 19th century में. जो कॉलोनीज थे, ब्रिटिश कॉलोनीज या फ्रेंच, वो लोग क्या करते हैं, अफ्रीका में जाके एक अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहाँ पर स्टैब्लिश कर लेते हैं, जिसको स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका से भी कहा जाता है, रेफर किया जाता है. इसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आए थे अफ्रीकन सोसाइटीज़, इकोनॉमी और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में. उसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट अभी भी हम लोग देखते हैं. इंडिपेंडेंस ऑफ मॉडर्न अफ्रीका, डीकोलोनाइजेशन. मॉडर्न अफ्रीका में हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले डीकोलोनाइजेशन हुआ, जो कॉलोनियल रूल था वो खत्म हुआ. आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू मेनी अफ्रीकन कंट्रीज बिगैन टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूरोपियन कॉलोनीज रूल. Ghana was the first sub-Saharan African country to gain independence in 1957, followed by many others in 1960s. घाना जो था वो सबसे पहला ऐसा अफ्रीकन कंट्री था यूरोपियन कॉलोनियल रूल से अलग हुआ था, सब सहारन अफ्रीकन कंट्री 1957 में. उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1960s में और भी कंट्रीज जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करती है कॉलोनियल रूल से. पोस्ट इंडिपेंडेंस चैलेंजेस क्या क्या देखना पड़ा था. न्यूली इंडिपेंडेंट अफ्रीकन नेशंस फेस चैलेंजेस सच एज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल इंटीग्रेशन. डिस्पाइट दीज चैलेंजेस मेनी अफ्रीकन कंट्रीज हैव मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन वेरियस फील्ड. अफ्रीकन कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा दिक्कत भी झेलना पड़ा, क्योंकि कॉलोनियल रूल के बाद उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशंस लोग फॉलो करने लगे थे, अडेप्ट कर लिए थे, तो एक सिग्निफिकेंट चेंज आ गया था उनके कल्चर और ट्रेडिशन में. African history is diverse and multifaceted, with each region have its unique cultural, social and political development. This overview provides a broad picture of how Africa came into being. From geological formation to modern times, the evolution of Africa can be broadly divided into 4 regions: north, south, west, east, and each region has its unique history, trajectory influenced by geography, culture, external interaction. Here are the simplified overview of evolution of these regions. अफ्रीका का चारों जो रीजन्स था, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सब इमर्ज करता है, इवोल्व करता है, और सबका एक अपना खुद का एक इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री है, जिसको हम लोग एक कॉमन पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ सकते. तो लेट्स स्टार्ट विद द नॉर्दर्न अफ्रीकन पार्ट. सो नॉर्थ अफ्रीका में एंशियंट पीरियड से हम लोग स्टार्ट करते हैं. इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो था वो वन ऑफ द अर्लीस्ट और मोस्ट इन्फ्लुएंस सिविलाइजेशन रहा है हिस्ट्री में. एंशियंट इजिप्ट जो था वो 3100 BCE में आया था, और इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर, एडवांस नॉलेज, मैथमेटिक, मेडिसिन, सेंट्रलाइज स्टेट ऑफ गवर्नेंस के बारे में भी देखते हैं. जब ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन आता है तो ये सब चीज़ जो था, नॉलेज, साइंस के बारे में, मैथ्स, मेडिसिन के बारे में, ये हम लोग उसी समय में देख लिए थे. Carthage in present day Tunisia was a Phoenician city-state of the Carthage became a major power in the Mediterranean from 9th century BC until its destruction by Rome in 1406 BCE. हम लोग देखते हैं कार्थरेज भी जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल रीजन था मेडिटेरियन सी में, मेडिटेरियन रीजन में था, तो ऑफकोर्स वहाँ से ट्रेड होता था, तो इसका इंपॉर्टेंस आप समझ ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा था. क्लासिकल एंड मिडाइवल पीरियड में नॉर्दर्न अफ्रीका में क्या हो रहा था, अब हम लोग वो देखते हैं. रोमन एंड ब्यूजनाइट रूल. North Africa became part of Roman Empire and later Byzantine Empire, contributing significantly to these empire economic and cultural life. Islamic conquest. In the 7th century, Arab Muslim armies conquest North Africa, spreading Islam and founding new cities and trade network. Major center and learning culture like Cairo, Fez emerged during these periods. हम लोग देखते हैं कि इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट हो जाता है 7th century में. अरब मुस्लिम आर्मीज़ जो थे वो कॉन्कर कर लिए थे नॉर्दर्न अफ्रीका को, और अपने इस्लाम को स्प्रेड कर रहे थे न्यू सिटीज़ में, अपना ट्रेड नेटवर्क स्टार्ट कर दिए थे, मेजर सेंटर लर्निंग कल्चर वहाँ का स्टार्ट हो गया था. तो एक इस्लाम का जो कल्चर था वो प्रमोट हो रहा था मिडाइवल पीरियड में, बट धीरे धीरे हम उसका लेटर मिडाइवल पीरियड में देखें कि वो फिर डिक्लाइन होने लगता है, बट उसका काफ़ी इन्फ्लुएंस जो है वो अभी भी हम लोग देख पाते हैं.
मॉडर्न पीरियड में हम लोग क्या देखते हैं, कोलोनियलिज्म. नॉर्थ अफ्रीका वॉज कोलोनाइज्ड बाय यूरोपियन पावर्स इन द 19th century. फ्रांस took control of Algeria, Tunisia, Morocco, Italy colonized Libya and Egypt, Sweden were under the British influence. हम लोग देखते हैं कि कोलोनियलिज्म जो है, जो ब्रिटिश का रूल था, वो मॉडर्न पीरियड में नॉर्दर्न अफ्रीका में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं. डिफरेंट कंट्रीज जो थे वो उसके अंदर आ चुके थे उसके रूल में. इजिप्ट, स्वीडन, ये सब ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस में थे. बट इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट होता है मिड 20th सेंचुरी में. नॉर्थ अफ्रीका कंट्रीज गेन्ड इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस दीज रीजन्स हैज एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल सोशल चेंजेस इंक्लूडिंग अरब स्प्रिंग अपराइजिंग्स इन द अर्ली 21st सेंचुरी. वेस्ट अफ्रीका का अब हम लोग पढ़ेंगे. Ancient and medieval period, early kingdoms. The Ghana Empire was one of the major empires in the West Africa, known for its wealth and gold traces. Mali and Songhana Empire. The Mali Empire succeeded Ghana, reaching its peak under the Mansa Musa, who was famed for his immense wealth. The Songhai Empire followed, the becoming one of the largest empires in the African history. हम लोग देखते हैं कि एंशियंट मिडाइवल पीरियड में भी अर्ली किंगडम्स आते हैं, जैसे कि घाना एम्पायर आता है. और घाना एम्पायर जो था वो बहुत रिच था वेल्थ में. इकोनॉमिक कंडीशन उसका बहुत ज़्यादा अच्छा था. बहुत सारे गोल्ड ट्रेसेस, वेल्थ जो है अभी भी वहाँ से फाउंड होता है. माली सोंघानी एम्पायर जो था, सोंघाई एम्पायर, वो भी वहाँ पर हम लोग देखते हैं. माली एम्पायर जो था वो सक्सीड किया था. तो डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर ट्रेडिशंस हम लोग देख पाते हैं. कॉलोनियल एंड मॉडर्न पीरियड. स्लेव ट्रेड फ्रॉम 16th to 19th century. वेस्ट अफ्रीका वॉज heavily impacted by the transatlantic slave trade, which caused immense social and economic disruption. हम लोग देखते हैं कि 16th और 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा स्लेव ट्रेड जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है. और स्लेव ट्रेड को एक सोशो इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन, मतलब एक इकोनॉमिक वे में लोग यूज़ कर रहे थे. बट धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट कम होता है. बट उस समय कॉलोनियल रूल में इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि क्या कर रहे थे ब्रिटिश पीपल, वो लोग जो पीपल थे अफ्रीका के, उनको ले जाते थे वहाँ और उनसे काम करवाते थे, फार्मिंग करवाते थे, क्योंकि वहाँ पर डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैल गया था, जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो था वहाँ का कम हो गया था. कॉलोनियल रूल. यूरोपियन पावर्स, primarily France and Britain, colonized West Africa into the 19th and 20th century. Independence and development. West Africa countries began gaining independence in the 1950s, 60s. Post-independence, the region has seen both progress, challenges including political instability and economic development efforts. हम लोग देखते हैं कि वेस्ट अफ्रीका में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है, बट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी देखने को मिलता है कि एक पर्टिकुलर जो किंग या रूलर था वो स्टेबलाइज रह के रूल नहीं कर पाया था. और कॉलोनियलिज्म की वजह से बहुत ज़्यादा कल्चर जो था घाना का वो इम्पैक्ट होता है. East Africa, ancient period, early societies. These regions has evidence of some of the earliest human habitation. Ancient kingdoms like the Exum in the modern Ethiopia were the major trading powers in the Red Sea and the Indian Ocean. तो जब हम लोग ईस्ट के बारे में, ईस्ट अफ्रीका के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे पहला नाम जो हमारे दिमाग में आता है वो है इथोपिया, जिसको प्रेजेंट में इथोपिया करते हैं, बट पहले उसको एक्सम कहते थे. यहाँ पर ट्रेडिंग पावर्स था, रेड सी था, इंडियन ओशंस था. तो यहाँ पर ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था, इसका यूज़ ऑफ ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था. मिडाइवल एंड अर्ली मॉडर्न पीरियड्स. सवाली कोस्ट, सिटी स्टेट अलॉन्ग विथ ईस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट thrived from 8th to 15th century, engaging in extensive trade with the Arab world. India and China. Ethiopian Empire. The Ethiopian Empire maintained its independence through much history, developing a unique Christian culture and fending off various invasions. हम लोग देखते हैं कि कोलोनियलिज्म के आने की वजह से यूथोपियन एम्पायर जो है उसका भी कल्चर इफेक्ट करता है. बट वो लोग भी जो थे एक अपना इंडिपेंडेंस थ्रू आउट मेनटेन करते हैं, और उनका यूनिक क्रिश्चियन कल्चर जो था वो फेंडिंग ऑफ हो रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेजन्स हो रहा था. Colonial and modern period. Colonization. The late 19th century saw colonization of East Africa by European powers. Britain controlled Kenya, Uganda, while Germany and later Britain ruled the Tanzania. हम लोग देखते हैं कि World War II होता है, उसके बाद भी बहुत सारे कंट्रीज़ जो थे वो अंडर कैप्चर थे डिफरेंट पावरफुल स्टेट्स के द्वारा. तो कोलोनाइजेशन भी हो जाता है, ब्रिटेन आता है और अपना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश कर लेता है.
तो ये सब चीज़ भी हम लोगों को देखने को मिलता है ईस्ट अफ्रीका में। अब हम लोग देखेंगे साउथ अफ्रीका का हिस्ट्री। एंशियंट एंड मिडाइवल पीरियड, अर्ली ह्यूमन हैबिटेशन। सदर्न अफ्रीका इज रिच इन प्री हिस्टोरिक साइट्स विद एविडेंस ऑफ अर्ली ह्यूमन हैबिटेशन एंड हंटर गैदरर सोसाइटीज। ग्रेट जिम्बाब्वे, द ग्रेट जिम्बाब्वे सिविलाइजेशन वॉज नोन फॉर इट्स इम्पेंसिव स्टोन स्ट्रक्चर एंड एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क। अर्ली ह्यूमन हैबिटेशंस हम लोगों को देखने को मिलता है सदर्न अफ्रीका में, क्योंकि उसका प्री हिस्टोरिक साइट से हम लोगों को पता चलता है कि वहाँ का कल्चर बहुत रिच था, वहाँ पर हंटर गैदरर सोसाइटीज़ भी थी। ग्रेट जिम्बाब्वे जो है उसका सिविलाइजेशन के बारे में हम लोगों को पढ़ने को मिलता है, वहाँ पर स्टोन स्ट्रक्चर्स, ट्रेड नेटवर्क्स थे। भले ही वहाँ पर प्री हिस्टोरिक टाइम में भी सामान कम होने के बावजूद भी वहाँ पर जो क्या कहते हैं उसको, टेक्नोलॉजी थी वो बहुत एडवांस्ड थी। मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पर हम लोग आते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह देखते हैं, तो वैसे ही वहाँ का वो सिविलाइजेशन था। colonial and modern period colonization, southern Africa was a significant European settlement, particularly in the Dutch and the British. South Africa became a key areas of conflict between Europe powers and the indigenous population. हम लोग देखते हैं कि साउथ अफ्रीका का एक अच्छा सिग्निफिकेंट यूरोपियन सेटलमेंट हो गया था साउथ अफ्रीका में। स्पेशली डच और ब्रिटिश जो थे वो वहाँ पर आके सेटल कर लिए थे। उनका की कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलते रहता था यूरोप फ्रेंच का, कि कौन वहाँ पर रूल करेगा। और इंडिजिनस पॉपुलेशंस भी वहाँ पर थे कुछ। आर्पिटाइट इंडिपेंडेंस, द 20th सेंचुरी ऑफ साउथ अफ्रीका वाज मार्क्ड बाय देन अपैरेटस ऑफ रिजीम, अ सिस्टम ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन एंड ऑपोजिशन। हम लोग वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलता है कि कैसे सर्दर्न अफ्रीकन पीपल को रेशियली डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। सर्दर्न अफ्रीकन कंट्रीज इंक्लूडिंग नामीबिया, बोत्सवाना, Zimbabwe has pursued various paths of development post-independence, facing challenges such as economic inequality, political stability. इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी अभी भी सर्दर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, whether it is socially, culturally or politically. Summary: African regions have evolved through unique historical paths influenced by ancient civilization, trade, colonialism, independence movement. Each region has history is characterized by rich culture, heritage, significant contribution to the global narrative. तो अफ्रीका का जो हिस्ट्री है वो काफ़ी रिच है, क्योंकि हम लोग उसमें बहुत सारा सिविलाइजेशन का इमोजेंस देखते हैं, एंशियंट सिविलाइजेशन का इमोजेंस देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि अफ्रीका में ट्रेड हो रहा था, कोलोनिज्म आ जाता है, इंडिपेंडेंस मूवमेंट होता है, और उसका हिस्ट्री में हम लोग ये भी देखते हैं कि कैसे लोग फाइट करते हैं और इंडिपेंडेंस गेन करते हैं। तो एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिखाता है ग्लोबल नैरेटिव को। Early African kingdoms were center of power, culture and trade long before arrival of European. Here are some of the notable early African kingdoms spanning different regions and the continents. बहुत सारे kingdoms जो थे वो emerge किए थे अफ्रीका में। तो जो kingdom emerge किए थे उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। जैसे कि किंगडम ऑफ कुश जो 1070 BC से 350 CE तक रूल करता है, इसका लोकेशन जो था वो मेनली नूबिया इन मॉडर्न डे स्वीडन में था। एक ओवरव्यू जब हम लोगों को देना होगा तो द किंगडम ऑफ कुश वाज सेंटर्ड एट Napata and later at Morio. It was known for monumental architecture including pyramids and rich iron production. Kushite also controlled Egypt during the 25th dynasty. Significance: Kush was significant rival of successors to ancient Egypt, contributing to regional culture and political landscape. जब हम लोग कुश किंगडम के बारे में पढ़ते हैं तो कुश किंगडम का लोकेशन जो है वो मॉडर्न डे में उसको स्वीडन कहते हैं, पहले उसका न्यूबिया नाम था। कुश जो था वो किंगडम ऑफ कुश वाज सेंटर्ड एट नपाटा एंड लेटर मोरियो। इसका जो सेंटर था वो नपाटा और मोरियो था, और ये मेनली मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर्स के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे पिरामिड्स है, रिच आइडन पिलर्स मिलता है आपको। कुशाइट्स का कंट्रोल दिखता है इजिप्ट में जो ड्यूरिंग द 25th डायनेस्टी। मेनली सिग्निफिकेंस क्या है? राइवल्स और सक्सेसर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट कंट्रीब्यूटिंग टू रीजनल। जितने भी पहले के रूलर्स थे उनका कल्चर कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था, तो वो अभी भी हम लोग देख पाएंगे। कार्टरेज के बारे में देखते हैं। कार्टरेज मॉडर्न डे टूनिशिया में है। ये जो था फ्यूनिक्स सेटलर्स के द्वारा फाउंड किया गया था जो टायर से आए थे। कार्टरेज जो था वो मेरीटाइम पावर बन चुका था मेडिटेरियन रीजन में, और अगर मेडिटेरियन रीजन में कोई मेरीटाइम पावर बना है उसका मतलब उसका ट्रेड नेटवर्क बहुत अच्छा होगा। तो वैसे ही इसका ट्रेड नेटवर्क बहुत अच्छा था, और मिलिट्री में भी ये बहुत अच्छा था, बहुत पावरफुल था।
और इसीलिए प्यूनिक वॉर अगेंस्ट रोम भी हम लोग देखते हैं इसमें। सिग्निफिकेंस क्या है कार्थरेज का? ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया था मेडिटेरियन रीजन में, ट्रेड एंड पॉलिटिक्स में, जब तक रोम का डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ था 1406 BC तक। अब किंगडम ऑफ घाना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किंगडम ऑफ घाना जो है वो मॉडर्न डे मेरिटम वेस्ट माली में लोकेटेड है। इसका ओवरव्यू जब हम लोग देखते हैं तो देखते हैं कि घाना को वेगडाओ के लिए भी जाना जाता था, मतलब जैसे जाना जाता था, और ये बहुत रिच था गोल्ड में, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडर्स थे, सॉल्ट और अदर गुड्स का ट्रेड होता था। और पहले क्या था, करेंसी नहीं चलता था, लोग गोल्ड से ही पैसा दिया करते थे। तो यहाँ पर ट्रेड नेटवर्क बहुत अच्छा था, जिसके वजह से गोल्ड का कलेक्शन हो गया था बहुत अच्छा, क्योंकि ये लोग सॉल्ट बहुत ज़्यादा बेचते थे। ये लोग बहुत पावरफुल और वेल्दी पीपल थे वेस्ट अफ्रीका में। किंगडम ऑफ अक्सुम मॉडर्न डे इथोपिया और इरिट्रिया में है। ये अक्सुम जो था वो मेजर ट्रेडिंग एम्पायर था, जो मेनली यहाँ पर क्रिश्चियनिटी का कन्वर्जन्स बहुत ज़्यादा हुआ था 4th सेंचुरी में। और रेड सी, एडलस पोर्ट्स, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ट्रेड नेटवर्क्स भी है। सिग्निफिकेंस क्या था एक्सुम का? इट वॉज एन इन्फ्लुएंशियल कल्चर एंड इकोनॉमिक सेंटर एंड इट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी इन अफ्रीका। इसका मेन काम जो था ना कि क्रिश्चियनिटी जो था अफ्रीका में वो स्प्रेड करने में सक्सेसफुल हुआ था। माली एम्पायर मॉडर्न डे माली मेरिटस, सिंगेलिया एंड यूनिया में है। इसका ओवरव्यू हम लोग देखते हैं कि जो माली एम्पायर था ये फाउंड हुआ था सुंदियाटा, और एक ये उस समय रीच किया था अपने पीक पे मनसा मूसा के रेन में। who made a famous pilgrimage at मक्का, और ही वॉज द वन जो फेमस पिलग्रिमेज मक्का जो है वो बनाए थे 1924 में, शोकेसिंग द एम्पायर इमेंस वेल्थ। माली एम्पायर जो है रिनोड था अपने वेल्थ के लिए, कल्चर सेंटर्स के लिए, इस्लामिक लर्निंग एंड स्कॉलरिंग के लिए। किंगडम ऑफ जिम्बाब्वे और बेनिन किंगडम के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो किंगडम ऑफ जिम्बाब्वे जो है मॉडर्न डे जिम्बाब्वे कहा जाता है। इसका लोकेशन जो है और इसका कैपिटल, फॉर इट्स कैपिटल ग्रेट जिम्बाब्वे विथ इट्स इम्प्रिंटिंग। तो जिम्बाब्वे जो है अपने कल्चर के लिए बहुत रिच है, स्टोन आर्किटेक्चर के लिए। द किंगडम वॉज सेंटर ऑफ ट्रेड, यहाँ जो था सेंटर ऑफ ट्रेड था, डिफरेंट कनेक्टिंग द इंटीरियर्स ऑफ अफ्रीका विथ इंडियन ओशन कोस्ट। सिग्निफिकेंस क्या है? ग्रेट जिम्बाब्वे वॉज अ मेजर ट्रेडिंग हब एंड आर्किटेक्चरल मार्वल डिमॉन्स्ट्रेटिंग एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक। बेनिन किंगडम लोकेशन मॉडर्न डे नाइजीरिया में। ओवरव्यू बेनिन किंगडम was known for its advanced art, especially bronze sculpture and clay, and its well organized political system. Benin city was a major urban center. सिग्निफिकेंस क्या था बेनिन का? ये अपने आर्ट कल्चर ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, यूरोपियन ट्रेडर्स के साथ भी इनका अच्छा ट्रेडिंग होता था। ये सब अर्ली किंगडम्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बट फिर हम लोग देखते हैं कि राइज ऑफ इस्लाम होता है अफ्रीका में। The rise of Islam has profound impact on various regions of Africa, including Egypt, Sudan, Ethiopia, and West Africa. Here is an overview कि कैसे इस्लाम जो है स्प्रेड होता है इजिप्ट में। Introduction of Islam, conquest of Islam. Islam was introduced to Egypt in 640 CE when Arab Muslim armies led by Amr ibn al-As conquered the region during the early Islamic expansion. हम लोग देखते हैं कि इस्लामिक एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाता है अफ्रीका में, और अरब मुस्लिम आर्मीज़ जो है वो कॉन्क्योर करना स्टार्ट कर देती हैं रीजन्स को। इजिप्ट जो था बिकेम पार्ट ऑफ रशीदीन खलीफेट्स। कन्वर्जन स्टार्ट किया जाता है अफ्रीकन के पीपल का ओवर द नेक्स्ट फ्यू सेंटर्स। द ग्रेजुअल कन्वर्जन्स टू इस्लाम टुक प्लेस अमंग द पॉपुलेशन। दिस वॉज फैसिलिटेटेड बाय टॉलरेंस ऑफ मुस्लिम रूलर्स टुवर्ड्स क्रिश्चियन ज्यूज हु वर अलाउड टू कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन अंडर द इस्लामिक रूल। Culture and economic impact. Culture integration. Cairo, founded in 969 CE, was an Fatimid Caliphate, became a major cultural and intellectual center of the Islamic world. Al-Azhar University, established in 970 CE, is one of the oldest and the most prestigious center of Islamic learning. Trade. Islamic rule enhanced Egypt's role as a hub of trade, commerce, and linking African and Middle East and Mediterranean. तो इस्लाम का अफ्रीका में कल्चर और इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि इस्लामिक इन्फ्लुएंस होता है अफ्रीका में, तो उसका कंट्रीब्यूशन ये रहता है कि लोग इस्लाम में कन्वर्ट होने लगते हैं, और जो प्रेस्टीजियस अफ्रीकन का जो कल्चर था वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाता है, और ट्रेड जो था इस्लामिक का वो इजिप्ट के साथ वो स्टार्ट हो जाता है अफ्रीका का।
ज़्यादा। स्वीडन में कैसे इस्लाम का स्प्रेड होता है? अर्ली कॉन्ट्रैक्ट्स इस्लाम रीच स्वीडन थ्रू ट्रेड एंड माइग्रेशन स्टार्टिंग एज एन अर्ली एज 7th century. By the 16th century it had became a dominant region in the northern and the central regions. हम लोग देखते हैं कि इस्लाम जो है वो स्वीडन में ट्रेड और माइग्रेशन वहाँ स्टार्ट हो जाता है और 7th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा होता है। बाय द 16th सेंचुरी डिफरेंट रिलीजन्स जो है नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में वो भी इस्लाम को अडॉप्ट करने लगते हैं। और क्योंकि इस्लाम का स्प्रेड इतना ज़्यादा हो रहा था तो पीपल को क्या फोर्सफुली कन्वर्ट किया जा रहा था इस्लाम में, ये आपको होना ही है। बहुत जैसे न्यूबिया में क्रिश्चियनिटी किंगडम्स थी तो उन लोगों को भी कन्वर्ट किया गया था इस्लाम में और इन्फ्लुएंस किया गया था कि आपको इस्लाम में आना। अगर वो लोग नहीं आते थे तो ज़बरदस्ती भी किया जा रहा था। कल्चर एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट इस्लामिक स्टेट लाइक द फुंज सल्तनत एंड लेटर द महदली स्टेट्स were significant Islamic state in Sweden. They played important role in spreading Islamic culture. पहले से भी कुछ स्टेट्स थे अफ्रीका में जो पहले से इस्लामिक थे, जैसे कि फुन स्टेट या हदीस थे, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं इस्लामिक का स्प्रेड में। इंटीग्रेशन इस्लामिक प्रैक्टिसेस लॉ एजुकेशन बिकेम डीपली इंटीग्रेटेड इनटू स्टूडेंट सोसाइटी इन्फ्लुएंसिंग एवरीथिंग फ्रॉम गवर्नेंस। यूथोपिया में कैसे इस्लाम का स्प्रेड होता है? अर्ली कॉन्ट्रैक्ट इस्लाम रीच यूथोपिया ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद। जब प्रॉफिट थे उसी समय यूथोपिया में इस्लाम स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। ग्रुप ऑफ अर्ली Muslims facing persecution in Makkah sought refugees in Achaemenid Empire. The migration is known as the first Hijra. तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले मक्का में ही इसका परसिक्यूशन स्टार्ट होता है और स्प्रेड ऑफ इस्लाम जो है इथोपिया में सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि Muhammad itself, Prophet Muhammad itself started doing this. Trade and migration. Islam spread slowly through trade and migration, especially in the eastern region and along the Red Sea coast. Culture and economic impact. क्या कल्चर इकोनॉमिक क्या इम्पैक्ट आया था यूथोपिया में? यूथोपिया रिमेन प्रीडोमिनेंट क्रिश्चियनी स्पेशली इन द हाईलैंड्स ऑफ सिग्निफिकेंट मुस्लिम कम्युनिटीज़ डेवलप इन द लो लैंड। तो अपर लैंड हाईलैंड्स में हम लोग देखते हैं कि यूथोपिया जो क्रिश्चियनिटी फॉलो कर रहा था, हाईलैंड्स में अभी भी क्रिश्चियनिटी ही लोग फॉलो कर रहे थे, बट लो लैंड्स में हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम कल्चर जो है या मुस्लिम का इन्फ्लुएंस आ जाता है। द सिटी ऑफ हरहरा बिकेम अ सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग एंड कल्चर। वहाँ पर इस्लामिक लर्निंग और हरहरा में कल्चर्स भी इस्टेब्लिश किया जाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किया जाता है। वेस्ट अफ्रीका में कैसे स्प्रेड होता है इस्लाम का? द ट्रेड रूट्स इस्लाम स्प्रेड टू वेस्ट अफ्रीका प्राइमली थ्रू द ट्रांस Saharan routes starting in the 8th century. Muslim traders from North Africa and Saharan regions played a crucial role. जितने भी ट्रेड रूट्स थे, क्योंकि सहारा जो था वो मेनली पोर्ट पानी से घिरा हुआ था, वहाँ पर पोर्ट्स थे, तो वहाँ से लोग जो मुस्लिम कंट्रीज़ के कॉन्टिनेंट्स के लोग थे वो ईजिली आ पाए और वहाँ पर इस्लाम का स्प्रेड हो पाया। Empire convergence. Most West African empires such as the Ghana, Mali, Sungania, यहाँ पर Islamic convergence देखा जाता है। The rulers of these empires converted to Islam and used to strengthen their political economic ties with North Africa and wider Islamic world. हम लोग देखते हैं कि वहाँ के empires जो थे वो अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट कर लेते हैं और क्योंकि वो लोग चाहते थे कि उनका political economic ties ज़्यादा अच्छा हो पाए। Culture and economic impact. Mali Empire under the Mansa Musa, the Mali Empire became significant center of Islamic culture and learning. His pilgrimage at Makkah in 1325 highlight the wealth and piety of his empire. Timbuktu और सुंघानिया empire में भी हम लोग देखते हैं कि इस्लामिक कल्चर का स्प्रेड होता है, बट ये सब जगह स्प्रेड तो होता है इस्लाम का, बट इसका इन्फ्लुएंस ये होता है कि जो इनका अपना कल्चर था वो ये लोग लूज़ कर देते हैं, उनका अपना रिच ट्रेडिशन था वो उन लोगों का चला जाता है। तो ये सब जो पॉइंट्स है वो आप ये सब चीज़ में लिख सकते हैं। तो ये कॉमन पॉइंट्स है, अगर आपको अच्छे से लिखना है यू कैन राइट दिस पॉइंट्स इन योर आंसर्स ऑल्सो। समरी ऑफ इस्लामिक इन्फ्लुएंस इन अफ्रीका। एक समरी हम लोग एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि कैसे इस्लाम का इन्फ्लुएंस हुआ अफ्रीका में। कल्चर एक्सचेंज हुआ, इस्लामिक फैसिलिटेटेड रिच एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, कल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल बिटवीन अफ्रीकन एंड ब्रॉडर इस्लामिक वर्ल्ड। इट कंट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू आर्किटेक्चरल स्टाइल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड लिटरेरी ट्रेडिशंस। हम लोग देखते हैं कि इस्लाम जो है आता है और अफ्रीका में अपना कल्चर प्रमोट करता है, जिसकी वजह से अफ्रीका का जो कल्चर ट्रेडिशन था वो इफेक्ट होता है। बट एक
न्यू रिच ट्रेडिशन का हम लोग मिक्सिंग देखते हैं, और उसका मिक्सिंग हम लोग आर्किटेक्चर्स में देख पाते हैं। पिलर्स जो है वहाँ, टेम्पल्स जो है वहाँ पर, वो डिज़ाइंस बताता है कि कैसे इस्लाम का इन्फ्लुएंस जो था वो अफ्रीका में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, अफ्रीका के ट्रेडिशन को कैसे वो कॉम्बैक्ट किया। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था इस्लामिक इन्फ्लुएंस से। इस्लामिक प्रिंसिपल इन्फ्लुएंस द गवर्नेंस एंड लीगल सिस्टम्स इन मेनी अफ्रीकन कंट्रीज, प्रमोटिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन द शरिया लॉ। तो क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज़ जो है वो मेनली शरिया लॉ फॉलो करती हैं, इस्लामिक प्रिंसिपल्स, तो अफ्रीका में इस्लामिक का प्रमोशन होने के बाद या आने के बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर शरिया लॉ जो था वो फॉलो होने लगा था। इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी हम लोग देखते हैं। द स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन्हांस्ड द ट्रेड नेटवर्क अक्रॉस द अफ्रीका, लिंकिंग सब सहारन अफ्रीकन विद द नॉर्थ अफ्रीका, द मिडल ईस्ट एंड बियॉन्ड दिस, इंक्रीज द फ्लो ऑफ गुड्स, पीपल एंड आइडियाज, फोस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम लोग देखते हैं कि इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होता है। बहुत सारे ट्रेड नेटवर्क्स जो थे वो अच्छा हो जाता है अफ्रीका का, मिडिल ईस्ट के साथ, नॉर्थ अफ्रीका का, सहारन, सब सहारन के साथ, जिसकी वजह से गुड फ्लो ऑफ पीपल, आइडियाज़, कल्चर डेवलपमेंट होता है। ये हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग कवर कर लिए हैं यूनिट 1 का। सेकेंड पार्ट जो है हम लोग करेंगे, इसका आगे भी है फर्स्ट यूनिट का, उसको हम लोग सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।